हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए टॉपिक में, जिसमें आज हम CCS LTC रूल 1988 को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले हमने CCS कंडक्ट रूल 1964 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने थ्योरीज के 5 लेक्चर लिए हुए हैं और आई थिंक आपको 4 लेक्चर उसके MCQs और PYQ की प्रैक्टिस के लिए भी हमने प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपने वो रूल नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाकर देख लीजिए, उसके बाद आप इस रूल को देखोगे तो आपको यह रूल और अच्छे समझ में आने वाला है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हम ये लेक्चर कर रहे हैं यह हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी में जो नॉन टीचिंग की जो वैकेंसीज निकली थी उसमें काम आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि LDC, UDC, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट और कई सारी पोस्ट के लिए आपको डोमेन नॉलेज के अंतर्गत एक्ट पूछे जाने हैं, जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में काम आने वाले हैं। तो आपको हमारे साथ इस सीरीज में शुरू से लेकर अंत तक बना रहना है। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे और भी मज़ेदार वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश यात्रा रियायत नियम 1988। इसको शॉर्ट में LTC भी बोला जाता है ना। तो आपको याद रखना है CCS LTC रूल 1988 आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने CCS कंडक्ट रूल 1964 को कंप्लीट कर लिया है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यह नियम थोड़ा सा कठिन है कंडक्ट रूल की अपेक्षा। इसमें आपको कॉन्सेप्ट अपने अच्छे बिल्डअप करने पड़ेंगे। उसमें कुछ भी नहीं था जो हमने पढ़ा था पहले। अगर आप नहीं भी पढ़ा होता वो, फिर भी आप अपना कॉमन सेंस करके आई थिंक उसको सही कराते। हाँ, लेकिन नियम पूछता तो आपसे नहीं बनते, उसके लिए आपको क्लास ही लेनी पड़ती। लेकिन इसमें आपको क्लास भी लेनी पड़ेगी, है ना। एकदम कंसंट्रेट होकर आपको एकदम, मैं धीरे धीरे ही बताऊंगा आपके लिए जो जो काम की चीज़ें होंगी, बट आपको बहुत ध्यान से सुनना है। और साथ साथ अगर आपको लग रहा है तो आप उसको नोट करते जाइए, क्योंकि इसकी PDF आपको नहीं मिलेगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और आवेदन। मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, इसमें आपको टोटल कितने रूल्स देखने को मिलेंगे। आपको इसमें टोटल 19 रूल देखने को मिलेंगे। कितने रूल देखने को मिलेंगे? 19 रूल्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, है ना। हम सारे के सारे 19 रूल को हम पढ़ेंगे। हर एक रूल आपको परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है ना। तो इसका जो रूल 1 है, इसमें आपको संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और आवेदन के बारे में बताया गया है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? पहली बात लिखी हुई है, इन नियमों को केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश यात्रा रियायत नियम 1988 कहा जाएगा। मतलब इसमें इसका पहले नाम दिया हुआ है कि भैया आप इन नियमों को क्या बोलोगे? केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश यात्रा रियायत नियम 1988, मतलब CCS LTC रूल 1988 आप इसको बोलोगे। पहली बात आपको समझ आ गई है। चलिए दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है, ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभाव में आएंगे। कब से प्रभाव में आएंगे? जब यह गजट में प्रकाशित हो जाएगा, उस तारीख से क्या होगा? ये प्रभाव में आएगा। समझ आ गया है किस तारीख से प्रभाव में आएगा? हाँ, आपको डेट याद रखनी है। फोर्स में कब आया? 21 मई 1988 से यह कब किस में आया है? यह फोर्स में आया है ना। तो आपको ये डेट याद रखना है, आपको परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाली है ना। आपको याद रखना है कि फोर्स में कब आया? फोर्स में आया है 21 मई 1988। टोटल कितने रूल्स हैं? 19 रूल्स हैं। पहले रूल में क्या बोला है? संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और आवेदन, है ना। हमने इसका संक्षिप्त शीर्षक देख लिया है, इसका नाम क्या है? प्रभाव में कब आया, हमने इसको भी देख लिया है। अब इसमें एक चीज और है, क्या बोलता है, जो इसका थर्ड सब क्लॉज है, इसमें बोला जाता है कि उपनियम 4 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए ये निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू होंगे। सिंपल सा आपको याद रखना है। आपसे पूछ लेगा कि CCS LTC रूल किन किन व्यक्तियों पर लागू होता है या निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किन व्यक्तियों पर लागू हो रहा है और किन व्यक्तियों पर लागू नहीं हो रहा है। तो पहले हम बात करेंगे किन व्यक्तियों पर लागू होगा। समझ आ गया है? अब देखो, 4 व्यक्ति हैं जिन पर यह लागू होता है। पहले व्यक्ति कौन है? तो पहले व्यक्ति लिखा हुआ है इसमें
वे व्यक्ति जो केंद्र सरकार के कार्यों से संबंधित सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त हैं, जिनमें रक्षा सेवाओं में नियुक्त नागरिक कर्मचारी भी शामिल हैं। सेम वही चीज है जो हमने सीसीएस कंडक्ट रूल में पढ़ा था, किन पर लागू होता है, तो जो केंद्र के क्या हों, कर्मचारी हों, सिविल सेवाओं के पद पर नियुक्त व्यक्ति हों। और दूसरा इसमें क्या देखा था हमने, दूसरा हमने इसमें देखा था कि जो डिफेंस में सिविलियन के पद पर क्या हो भैया, नियुक्त किए जाएं। समझ आ गया है क्या बात चल रही है? हाँ, तो किस पर लागू होगा, तो सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त है, किस पर, सिविल सेवाओं की पदों पर नियुक्त है ना, और रक्षा सेवाओं में नियुक्त अधिकारी, नियुक्त नागरिक कर्मचारी भी इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, एक चीज समझ आ गई है। अब दूसरी इसमें बात लिखी है, वे व्यक्ति जो राज्य के अधीन कार्यरत हैं और केंद्रीय सरकार के साथ प्रतिनियुक्ति पर हैं। मतलब क्या है कि वे व्यक्ति जो राज्य के अधीन क्या हो भैया, कार्यरत हो, लेकिन केंद्र सरकार के साथ क्या हो, वो प्रतिनियुक्ति पर हो, तो उन पर भी क्या होगा, यह नियम लागू होगा। समझ आ गया है? दो कौन कौन से व्यक्ति हो गए। ठीक है, अब तीसरे व्यक्ति देखते हैं। संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, किसके आधार पर, संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय होंगे उनको भी इस रूल में शामिल किया गया है। 3 लोग हो गए हैं। अब लास्ट आपके बचते हैं वे व्यक्ति जो सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियुक्त किए गए हों। मतलब क्या है, रिटायरमेंट के बाद, है ना, जैसे कोई व्यक्ति है वो रिटायर्ड हो गया है और जिस तारीख से रिटायर्ड हुआ है, अगर उसी तारीख से वो पुनः अगर सेवा में लग जाता है तो उसके लिए भी क्या है भैया, यह नियम उस पर भी लागू होगा। तो 4 व्यक्ति हमने देख लिए हैं। कौन कौन से, एक बार मेरे साथ आप साथ में रिकॉल करते चलो, जिससे आपको क्लास में ही सारा कुछ याद हो जाए। तो पहले कौन होंगे, जो सिविल सेवाओं के पदों पर नियुक्त होंगे और सिविलियन के पद पर होंगे रक्षा विभाग में। दूसरे हमने कौन देखे, राज्य के अधीन कार्यरत हो लेकिन केंद्र द्वारा क्या हो, प्रतिनियुक्ति पर हो। तीसरे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं उन पर, और चौथे जो रिटायरमेंट के बाद आए हैं उन पर। समझ आ गए हैं? तो कितने व्यक्तियों पर होगा ये, 4 व्यक्तियों पर लागू होंगे। चलो, अब बहुत महत्वपूर्ण चीज, इसको आप स्टार लगा लीजिए पहले, तो ये तो महत्वपूर्ण था ही। अब और महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगी कि यह नियम किन पर लागू नहीं होंगे, किस पर लागू नहीं होंगे, आपको इसको भी विशेष रूप से याद रखना है। तो किस किस पर लागू नहीं होंगे, बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसके तहत आपको पता लग जाएगा कि किन किन पर लागू नहीं होने वाले हैं। पहला तो क्या है, जो पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं है, क्या है, जो फुल टाइम क्या हो, एम्प्लॉय नहीं हो गवर्नमेंट के, उन पर लागू नहीं होगा। कॉमन सेंस है, जो फुल टाइम नहीं हो भैया उसको क्यों मिलेगा। दूसरा क्या है, आकाश में क्या, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी। कौन, आकाश में क्या, दैनिक वेतन भोगी, मतलब जो दैनिक वेतन भोगी होते हैं ना, मतलब जिनको बोलना चाहिए कि दिन के हिसाब से जिनको सैलरी मिलती है ना, तो उन पर भी लागू नहीं होगा। तीसरा क्या है, जो आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करते हैं उन पर भी लागू नहीं होगा, है ना। भारत की संचित निधि नहीं बोला है, इसमें आकस्मिक निधि बोला है। अगर आकस्मिक निधि पर भारत व्यय होगा ना इनका वेतन वगैरह, तो उन पर भी लागू नहीं होगा। 3 लोग समझ आ गए हैं। अब चौथे कौन होंगे, तो चौथे हैं रेलवे कर्मचारी। रेलवे कर्मचारी क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उनका अलग से रूल्स वगैरह चलते हैं, तो इसमें भी रेलवे कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है। और सीसीएस कंडक्ट रूल जो हमने पढ़ा था उसमें भी रेलवे कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया था। अगले कौन है, सशस्त्र बलों के सदस्यों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। फिर कौन है, विदेशों में भारतीय मिशनों में स्थानीय रूप से नियुक्त कर्मचारी। कहाँ पर, जो विदेशों में जो भारतीय मिशन होते हैं उनमें स्थानीय रूप से क्या होते हैं भैया, कर्मचारियों को भी नियुक्त किया जाता है, तो उनको भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। और कौन बच रहे हैं, लास्ट हैं ये, ऐसे व्यक्ति जिन्हें अवकाश के दौरान या अन्यथा किसी अन्य प्रकार की यात्रा रियायत प्राप्त है। कैसा, देखो, अवकाश के दौरान मतलब होता है सस्पेंड, मतलब जिनको सस्पेंड कर दिया हुआ है ना, ऐसे कर्मचारी जिनको अगर आपने सस्पेंड कर दिया तो भैया वो एलटीसी नहीं ले सकते। मैंने क्या बोला, सस्पेंडेड एम्प्लॉय को एलटीसी नहीं मिलती है। और दूसरा क्या है, अगर कोई कर्मचारी है वो किसी और तरीके से एलटीसी ले रहा है तो भैया वो इस रूल के तहत एलटीसी नहीं लेगा। आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे किन पर लागू होता है, किन पर लागू नहीं होता है। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूं, किन पर लागू नहीं होता है। किन पर लागू नहीं होगा, जो पूर्णकालिक सदस्य नहीं होंगे, सॉरी कर्मचारी नहीं होंगे,
जो आकस्मिक में क्या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी होंगे उन पर भी लागू नहीं होंगे। जिन्हों को आकस्मिक निधि से वेतन मिलता है उन पर भी लागू नहीं होंगे। रेलवे के कर्मचारी हो गए, सशस्त्र बलों के सदस्य हो गए, उन पर भी लागू नहीं होंगे। जो विदेशों में भारतीय मिशन में स्थानीय रूप से नियुक्त कर्मचारी हैं उन पर भी लागू नहीं होंगे। जो एम्प्लॉय सस्पेंड हो गए हैं या किसी और अन्य तरीके से एलडीसी को प्राप्त करते हैं एलटीसी को, तो उनको भी इस रूल के तहत एलटीसी नहीं मिलेगी। तो समझ आ गया है नियम 1 में क्या क्या हमने देखा है। तो नियम 1 में हमने देखा है, संक्षिप्त शीर्षक देख लिया भैया, इसका नाम क्या है, फोर्स में कब आया है, 21 मई 1988 1988 को यह फोर्स में आया है ना। किस पर लागू होंगे समझ आ गया होगा, किस पर लागू नहीं होंगे आपको यह भी समझ आ गया होगा। चलिए तो अब हम नियम 2 देखते हैं कि नियम 2 में क्या है। उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हम कंप्लीट हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में जो आपका एग्जाम होने वाला है ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए, हम पूरी कंप्लीट तैयारी आपके लिए फ्री में कराने वाले हैं। तो बस आपको एक सब्सक्राइब ही करना है, जिससे हमारे लिए एक मोटिवेशन मिले कि हाँ भैया आप भी पढ़ना चाहते हो, है ना। तो चलिए नियम 2 देखते हैं। नियम 2 में क्या है, तो नियम 2 में क्या बोलता है, कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में विशेष प्रावधान। मतलब क्या है, हमने जो कुछ श्रेणी के ऊपर कर्मचारी देखे थे ना, उन पर भी एक विशेष प्रावधान बताए गए हैं कि भैया किन प्रावधान के तहत उन पर लागू किए जाएंगे। आपको पूरा समझ आ जाएगा, बस आपको मेरे साथ चलते जाना है। अगर आपको जो भी महत्वपूर्ण चीज लग रही हो प्लीज आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, है ना। चलिए तो इसमें लिखा हुआ है, नियम 1 के उपनियम 3 के खंड 2, 3 और 4 में उल्लिखित श्रेणियों से। मतलब क्या है, देखो जो हमने देखा था उपनियम 3 की श्रेणी 2, श्रेणी 3 और श्रेणी 4, इनमें जो कर्मचारी मेंशन किए गए हैं ना, राज्य के अधीन कार्यरत हैं, प्रतिनियुक्ति पर हैं, है ना, संविदा हो या सेवानिवृत्त या रिटायरमेंट वाले हों, ये 3 जो कर्मचारी हैं ना, से संबंधित व्यक्तियों के मामले में अवकाश यात्रा रियायत मतलब एलटीसी उस स्थिति में अनुमान्य होगी जब उन्होंने केंद्र सरकार के अधीन 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो। अति महत्वपूर्ण है, आपको जितने आप स्टार हो सके उतने स्टार लगा लो। आपसे प्रश्न बनेगा कि एलटीसी किसको मिलेगा, एलटीसी किसको मिलेगा, किसको मिलेगा जिसने 1 साल की क्या कर ली हो, अपनी पूरी सेवा केंद्र सरकार को दे दी हो। उसमें से भी जो आपके राज्य सरकार के लिए काम कर रहे हो लेकिन प्रतिनियुक्ति किसके द्वारा की गई हो, केंद्र सरकार के द्वारा की गई हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो या रिटायरमेंट बेस्ड हो, है ना। तो उनके लिए क्या बोला गया है, 1 वर्ष की सेवा क्या कर ली हो इनने केंद्र सरकार के अधीन पूर्ण कर ली हो, तब जाके उनको क्या मिलेगी भैया, एलटीसी मिलेगी। समझ आ गया है। देखो अब अगला क्या बोल रहा है, और यह उचित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो। किसके द्वारा, प्रशासनिक प्राधिकारी के द्वारा भैया क्या कर दिया हो, सर्टिफाइड कर दिया हो कि भैया हाँ यह 1 साल से निरंतर सेवा दे रहा है, कि संबंधित कर्मचारी केंद्र सरकार के अधीन सेवा में कम से कम 2 वर्षों, देखो मैं बता रहा हूं 2 वर्षों अथवा 4 वर्षों तक सेवा देने की संभावना रखता हो, जिसकी गणना केंद्र सरकार के अधीन पद ग्रहण की तिथि से की जाएगी। देखो अब मैं समझा रहा आपको कि जो हमने 2, 3 और 4 में खंड में देखा था कि आपके जो प्रतिनियुक्ति वाले हैं, संविदा वाले हैं, रिटायरमेंट वाले हैं, तो अगर वो उन्होंने सपोज ऐसे आज 8 मई है ना, तो है ना, हम 24 का लेके चलेंगे इसको, और 8 मई 2025 तक इनका 1 साल होगा, है ना। तो जो तीनों हमने कर्मचारी देखे थे, क्या बोला गया है कि जिस तारीख से उन्होंने पद ग्रहण किया है, मतलब अपने पद पर बने हुए हैं, है ना, उस तारीख से 1 साल तक तो पहले उनको क्या देना है भैया, सेवा देना है। उसके बाद ही क्या होंगे भैया ये, उसके बाद ही तो इनको मिलेगी ना एलटीसी, है ना। तो 1 वर्ष निरंतर अगर इन्होंने सेवा दे दी हो तो भैया ये पात्र हो जाएंगे किसके लिए, एलटीसी के लिए। लेकिन जरूरी नहीं कि 1 साल में से पात्र होंगे, लेकिन मिलेगी नहीं। मिलेगी कब, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारी आया है ना, कौन आया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो संविदा बेस्ड कर्मचारी आया है,
अगर आपको लग रहा, मतलब आपको पता है कि वो 2 साल तक अपनी संविदा सेवा देने वाला है ना, या फिर 4 साल तक सेवा देने वाला है, चाहे वो आपका रिटायरमेंट एम्प्लॉय हो, है ना, अगर वो भी अगर 2 साल तक सेवा निरंतर दे रहा हो या 4 साल तक निरंतर सेवा दे रहा हो, और जो प्रतिनियुक्ति वाला हमने पढ़ा था उसमें भी यह चीज़ लागू होगी कि जो तीनों कर्मचारी हैं अगर वो निरंतर 2 साल तक सेवा दे रहे हो और निरंतर 4 साल तक सेवा दे रहे हों, तो अगर 2 साल तक दे रहे हों तो आपको जो होम टाउन की होती है एलटीसी, आपको वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपको अगर मतलब वो 4 साल के लिए अपनी सेवा दे रहा है तो भैया वो ऑल इंडिया एलटीसी के लिए भी क्या हो जाएगा भैया, पात्र हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि जिस तारीख से उसने अपने पद को ज्वाइन किया था उस तारीख से 1 साल तक तो पहले उसका काउंट किया जाएगा कि भैया वो पात्र होने के लिए काउंट किया जाएगा। जैसे उसका 1 साल होता है वो पात्र हो जाएगा, लेकिन उसको मिलेगा नहीं। मिलेगा कब? जब वह अपनी रेगुलर सेवा 2 साल तक देगा तब उसको होम एलटीसी मिलेगी। सिंपल आपको याद रखना है, जब वह रेगुलर 4 साल तक की सेवा देगा जब जाके उसको क्या मिलेगा, ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगी। इतना समझ आ गया है? चलो, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको एक सरल ही प्रश्न आने वाले हैं ना। दूसरा इसमें बोल रहा है कि संविदा आधार पर नियुक्त अधिकारियों के मामले में यदि प्रारंभिक अनुबंध 1 वर्ष के लिए है लेकिन बाद में बढ़ाया गया तो अवकाश यात्रा रियायत के लिए अनुबंध की कुल अवधि को ध्यान में रखा जाएगा। समझ आया है? कैसा? सपोज ऐसे कोई व्यक्ति है और उसका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल के लिए हुआ है तो उसको एलटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाता है तो भैया उसकी इस तारीख से लेके जिस तारीख तक वो काम कर रहा है उसकी अवधि को ध्यान में रखा जाएगा, है ना। तब उसको क्या मिल जाएगी भैया, एलटीसी मिल जाएगी। लेकिन 1 साल के लिए अगर काम कर रहा है तो उसको एलटीसी नहीं मिलेगी। हमने ये चीज़ पहले देख ली थी। चलो, अब इसमें बोल रहा है सेवानिवृत्ति के बाद, मतलब रिटायरमेंट के बाद बिना किसी अंतराल के पुनः नियुक्ति पर किए गए व्यक्तियों के मामले में पुनः नियुक्ति की सेवा अवधि को पूर्व सेवा के साथ निरंतर माना जाएगा और पुनः नियुक्ति की अवधि के लिए अवकाश यात्रा रियायत की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि यदि वह अधिकारी सेवानिवृत्त ना होता और सेवा में बना रहता तो उसे यह रियायत प्राप्त होती। देखो सिंपल सा, सपोज कोई ऑफिसर है और वो 8/5/2025 मान के चलो आप, है ना, 8/5/25 को क्या होने वाला है, रिटायर्ड होने वाला है ना। और अगर यह इसी तारीख से आज रिटायर्ड होने वाला है और बिना गैप किए 9/5/25 से ही क्या देने लग जाए, अपनी सेवा देने लग जाए। क्या देने लग जाए? सेवा देने लग जाए। रिटायरमेंट होने के बाद भी वह क्या देने लग जाए, सेवा देने लग जाए, तो वह एलटीसी के लिए क्या होगा, पात्र होगा। इतना समझ आ गया है? बस यही चीज़ है, कुछ है ही नहीं इसमें। और पढ़ लो फिर, बाकी अब पूरा घुमा दिया है कि इसमें बोला है बशर्ते यदि वह अधिकारी सेवानिवृत्त ना हुआ होता तो सेवा में बना रहता तो रिया। हाँ, तो सिंपल सी वही तो बात है, अगर रिटायर्ड नहीं हुआ होता अगर है व्यक्ति तो भैया अपनी सेवा तो दे ही रहा होता कि नहीं दे रहा होता, है ना। तो वही चीज़ बोल रहा है कि अगर आप आज रिटायर्ड हुए हो तो आपको बिना गैप किए हुए आपको कल से अगर आपने ज्वाइनिंग कर ली है तो आप एलटीसी के लिए क्या हो जाओगे, पात्र हो जाओगे। सिर्फ सिंपल सी इतनी सी बात है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है ना। एमसीक्यूज करेंगे तो आपको उसमें और अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसी लैंग्वेज आएगी, क्या कैसा होगा, है ना। बस अभी तो आपको समझना है। देखो इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, यदि किसी अधिकारी ने सेवानिवृत्ति से पहले 4 वर्षों के खंड के अंतर्गत भारत के किसी भी स्थान की यात्रा हेतु रियायत प्राप्त कर ली है और वह बिना किसी अंतराल के पुनः नियुक्त हो जाता है तो वह अगले 4 वर्षों के खंड की समाप्ति तक इस रियायत की पुनः लाभ नहीं उठा सकता। मतलब क्या है, देखो इसमें आपके ईयर के ब्लॉक्स चलते हैं। क्या चलते हैं? ईयर के आपके ब्लॉक चलते हैं, और जो आपका एक ब्लॉक होता है उसमें आपके 4 साल को शामिल किया जाता है। मतलब 4 सालों को मिलाकर आपका एक ईयर होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपका वर्तमान में कौन सा ब्लॉक ईयर चल रहा है,
तो करंट में आपका जो ब्लॉक ईयर है वो चल रहा है 2022 से 2025, मतलब 2022 का, 2023 का, 2024 का और 2025 का, है ना। तो 4 सालों को मिलकर आपका एक ईयर का ब्लॉक होता है। इतना समझ आ गया है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ईयर ब्लॉक कितने साल का होता है, 4 साल का। वर्तमान में कौन सा चल रहा है, 2022 से 25 तक का ब्लॉक चल रहा है। इतना समझ आ गया है आपको। हाँ देखो, अब उसने क्या बोला है, अगर आपने, देखो इसमें मैं फिर से पढ़ रहा हूं, यदि किसी अधिकारी ने रिटायरमेंट से पहले, मतलब अभी तक वो रिटायर्ड नहीं हुआ है, और उसने क्या किया है, जिसके 4 ईयर के जो ब्लॉक्स थे, इसमें उसने क्या ले ली है, एलटीसी ले ली है। क्या ले ली है उसने, एलटीसी ले ली है ना। देखो मैं आपको इसको एग्जाम्पल से बता रहा हूं। जैसे रिटायर्ड वो कब हुआ, रिटायर्ड हुआ वो 22/2/24 को वो रिटायर्ड हुआ, है ना। ब्लॉक ईयर तो चल रहा था 25 तक का, है ना। रिटायर्ड कब हुआ वो, 22/2/2024 को रिटायर्ड हुआ वो, है ना। और इस अवधि तक उसने जितनी भी उसकी एलटीसी थी उसने सारी कुछ ले ली। अब वो 23/2/24 से वो क्या होगा, फिर से नियुक्त हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो फिर से नियुक्त हुआ तो भैया उसको फिर से एलटीसी मिल जाएगी, नहीं। अगर वो उसी ब्लॉक ईयर में पूरी अपनी ले लेता है तब जाके उसको एलटीसी नहीं मिलेगी। इसको एलटीसी कब से मिलेगी, जैसे आपका ये ब्लॉक ईयर एंड होगा, अगला ब्लॉक ईयर आएगा, उसको फिर से एलटीसी मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर आप रिटायर्ड होकर फिर से नियुक्त होते हो और आपने रिटायरमेंट के पहले अपने सारे एलटीसी को ले लिया है उसी ब्लॉक ईयर में जो ब्लॉक ईयर चल रहा हो, और आप फिर से नियुक्त हुए हो, और जो ब्लॉक चल रहा था आपका, अगर वही ब्लॉक चल रहा है तो आपको एलटीसी नहीं मिलेगी। बस आपको सिंपल इतना याद रखना है। फिर हम इसको आगे बहुत अच्छे से एमसीक्यूज में देखेंगे, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, है ना। चलिए, थर्ड में क्या है, थर्ड रूल में है आपका स्कोप, दायरा, मतलब अवकाश यात्रा रियायत सरकारी कर्मचारी स्वयं और उसके परिवार के लिए उपलब्ध होगी। मतलब जो एलटीसी होगी वो किसके लिए होगी, एक तो जो स्वयं कर्मचारी होगा उसके लिए, और जो उसका जो परिवार होगा उसके लिए, दोनों के लिए एलटीसी उपलब्ध होगी। समझ आ गया है इतना। चलो, चौथा जो नियम है उसमें आपकी परिभाषाएं दी हुई हैं। तो परिभाषाओं में क्या क्या है, देखो सबसे पहला आपके इसमें बोला गया है कि भारत में कोई स्थान, भारत की सीमा में स्थित कोई भी स्थान, चाहे वह मुख्य भूमि हो या समुद्र पार हो, द्वीपों में। तो मतलब इसमें भारत से मतलब क्या है इनका, कि पहला तो सीमा के, भारतीय सीमा के अंतर्गत होना चाहिए, चाहे वह आपका मुख्य भूमि में हो, चाहे आपका समुद्र के पार द्वीपों में हो। इतना समझ आ गया है। दूसरा है नियंत्रण अधिकारी। तो नियंत्रण अधिकारी से तात्पर्य क्या है, वह अधिकारी जिसे अनुपूरक नियम 191 के अंतर्गत, आपको याद रखना है कौन से नियम, 191 के अंतर्गत ऐसा घोषित किया गया हो, है ना। तो जो नियंत्रक अधिकारी होगा वह कौन होगा, आपको पता लग गया है, ठीक है। तीसरा इसमें लिखा है अनुशासनिक प्राधिकारी। कौन, पहले हमने देखा था नियंत्रण अधिकारी, अब हम देख रहे हैं अनुशासनिक प्राधिकारी। तो कौन होंगे, इसका वही अर्थ होगा जो केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1965 के नियम 2 के खंड जी में निर्दिष्ट है। आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि अनुपूरक प्राधिकारी कौन कहलाएंगे, नियंत्रण अधिकारी कौन कहलाएंगे, भारत से मतलब इनका क्या होगा, है ना। अब आपको मेन याद रखना है परिवार, है ना। आपसे पूछ लेगा कि परिवार की परिभाषा इस अधिनियम के किस नियम में है, तो किस में है, नियम 4 के सब क्लॉज डी में है ना। तो आपको याद रखना है परिवार की परिभाषा आपसे पूछ ली जाएगी कि परिवार की परिभाषा किस नियम के अंतर्गत दी गई है ना। अब देखो परिवार में कौन कौन शामिल होगा, तो मैं इसको आपको डायग्राम से बता रहा हूं। एक तो स्वयं कर्मचारी और उसकी क्या पत्नी, ये तो परिवार में शामिल होंगे। दूसरे इनके बच्चे कितने, 2, चाहे आपके सगे हों चाहे आपके सौतेले हों, है ना। चाहे आपके कौन हो, सगे हों, चाहे आपके सौतेले हों, सिर्फ कितने मान्य होंगे, आपके 2 बच्चे मान्य होंगे। आपको सुनना है, फिर आपको मैं पूरा पढ़ दूंगा, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। मैंने क्या बोला है, पति पत्नी तो मान ही जाएंगे। दूसरा उनके 2 बच्चे, कितने, 2 बच्चे, चाहे आपके सगे हों चाहे आपके सौतेले हों। कंडीशन क्या है, कैसे होने चाहिए, अविवाहित होने चाहिए। कैसे होने चाहिए,
अविवाहित होने चाहिए, मतलब मैरिड नहीं होने चाहिए। और दूसरी आपको एक और चीज़ याद रखना है, पूरी तरह से डिपेंड होने चाहिए। पूरी तरह से क्या होना चाहिए भैया? डिपेंड होने चाहिए। किस पर? सरकारी सेवक पर, जो सरकारी कर्मचारी है उस पर डिपेंड होने चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पति पत्नी, 2 बच्चे होंगे, चाहे सगे हों चाहे सौतेले हों, लेकिन जो दोनों बच्चे होंगे दोनों बच्चों का विवाह नहीं होना चाहिए, और जो दोनों बच्चे हैं वो पूर्ण रूप से आश्रित होने चाहिए। किस पर? सरकारी सेवक पर। इतना समझ आ गया है? अब एक चीज़ और याद रखना है, जरूरी नहीं कि वो उसके साथ रहें, साथ रहते हों या ना रहते हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो पहला पॉइंट क्या है, इसमें लिखा हुआ है सरकारी सेवक की पत्नी या पति और 2 जीवित अविवाहित बच्चे या सौतेले बच्चे जो पूरी तरह उस पर निर्भर हो, चाहे वे उसके साथ रहते हों या नहीं। समझ आ गया है? पहली बात क्या थी? हाँ, अब दूसरी क्या है? दूसरी बात है, सपोज करो ये पति पत्नी है, मैं डायग्राम नहीं बनता मेरे से, हाँ ये पति पत्नी है। अब इनके 2 बच्चे थे, है ना? ऐसे एक इनका सन था, एक इनकी पुत्री डॉटर थी। अब डॉटर की क्या हुई? शादी हुई। शादी के बाद उसका क्या हो गया भैया? तलाक हो गया। क्या हो गया? शादी के बाद उसका क्या हो गया? तलाक हो गया। तो इसको शामिल किया जाएगा परिवार में कि नहीं किया जाएगा? तो भैया इसको शामिल किया जाएगा। समझ आ गया? देखो दूसरी बात भी वो यही बोलता है कि विवाहित बेटियां जिन्हें तलाक दिया गया हो, छोड़ दिया गया हो, या जिनका पति से अलगाव हो गया हो, जो सरकारी सेवक के साथ रहती हों, पूरी तरह निर्भर हो। सब में एक कंडीशन आपकी होगी कि पूरी तरह से निर्भर होना चाहिए। समझ आ गया है? लड़कों के लिए कंडीशन क्या होगी? लड़कों के लिए होगी कि भैया वो अविवाहित होने चाहिए, लेकिन लड़कियों के लिए 2 कंडीशंस होती हैं, एक तो अविवाहित होना चाहिए, दूसरा अगर डाइवोर्स होता है, विधवा हो जाती हैं, तो उनको भी शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है। तीसरी बात क्या है? माता पिता और या सौतेली माँ जो सरकारी सेवक के साथ रहती हों, पूरी तरह उस पर निर्भर हों। मतलब इसमें कौन भी शामिल हैं? उसके माता पिता और हैं, चाहे उसकी सौतेली माँ की, सौतेले पिता नहीं चलेंगे लेकिन सौतेली माँ चलेंगे। आपको इस चीज़ को याद रखना है। उस पर क्या हों? पूर्ण रूप से आश्रित हों, शामिल किए जाएंगे। और लास्ट क्या है? अविवाहित नाबालिग भाई, साथ ही अविवाहित तलाकशुदा छोड़ी गई पति से अलग या विधवा बहनें जो सरकारी सेवक के साथ रहती हों, उस पर पूरी तरह निर्भर हों, बाशर्ते उनका माता पिता जीवित ना हो। बाशर्ते क्या हो? उनके माता पिता जीवित ना हो, या पूरी तरह सरकारी सेवक पर निर्भर हों। देखो क्या चीज़ है, सपोज है कोई सरकारी कर्मचारी है ना? अब उसके क्या हैं? या तो उसके क्या होंगे? भाई भाई होंगे दोनों, है ना? या कंडीशन क्या हो सकती है? या बहनें होंगी दोनों, है ना? बहनें होंगी। या कंडीशन क्या होगी? या तो भाई होगा या बहन होगा। 3 ही कंडीशन हो सकती है, क्योंकि 2 के लिए सिर्फ है, भले आपके तो 4 क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ 2 पर लागू होगी, है ना? तो भाई की कंडीशन में क्या है भैया? वो पहली बात तो अनमैरिड होना चाहिए, और दूसरी बात किस पर डिपेंड होना चाहिए? वो सरकारी सेवक पर, है ना? माता पिता जीवित हो चल जाएगा, लेकिन डिपेंड किस पर होना चाहिए? सरकारी सेवक पर। इस पर क्या लिखा हुआ है कि माता पिता जीवित ना हो। अगर माता पिता जीवित नहीं होंगे तो भैया सिंपल सी बात है, फिर किस पर आश्रित हो जाएंगे? वो इस पर आश्रित होंगे ना। तो कुल मिला के आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि सरकारी सेवक पर आश्रित होने चाहिए, है ना? तो लड़कों के केस में क्या कंडीशन बनेगी कि भैया अविवाहित होने चाहिए और अब पूर्णतः आश्रित होने चाहिए। और लड़कियों के केस में क्या बनेगा? एक तो अविवाहित होना चाहिए और पूर्णतः आश्रित होना चाहिए। दूसरा क्या बनेगा? अगर तलाकशुदा हैं, डाइवोर्स, तलाकशुदा को डाइवोर्स ही बोलते हैं ना, डिवोर्स या डाइवोर्स हैं, है ना, या विधवा हैं, तो उनको भी शामिल किया जाएगा। समझ आ गया है? चलिए, परिवार समझ आ गया कि भैया परिवार में किन किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है। पूछ लेगा आपसे कि परिवार में कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है, तो आपसे बनना चाहिए। फिर इसमें एक चीज दी हुई है, व्याख्या में आपको दिया हुआ है, परिवार में ही हम पढ़ रहे हैं अभी आगे, कि 2 जीवित बच्चों की सीमा निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगी। अब ऐसे कौन से मामले हैं जिन पर अगर आपके 2 से ज्यादा अगर बच्चे हैं तो उन पर लागू नहीं होगी? कौन कौन से हैं? वे कर्मचारी जिनके 2 से अधिक बच्चे 20/10/1997 मतलब 20 अक्टूबर 1997 से पहले के हैं, तो उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। आपको डेट रट लेनी है, एकदम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डेट है ये।
20/10/1997 से अगर पहले के बच्चे हैं आपके कितने भी हों चल जाएंगे, उनको LTC मिल जाएगी। दूसरी क्या है, दूसरी 20/10/1997 से 1 वर्ष के भीतर जन्मे बच्चे, मतलब क्या बोल रहा है, 20/10/1997 से 20/10/1998 के बीच अगर बच्चे जन्म लेते हैं 2 या 2 से अधिक, तो उनको भी LTC मिलेगी, है ना। उन पर जो अपन ऊपर केस देखे हैं वो लागू इन पर नहीं होंगे। समझ आ गया है। और तीसरी क्या बात है, यदि द्वितीय प्रसव के कारण 1 से अधिक बच्चे जन्म ले लें, मतलब जो सेकंड डिलीवरी होगी अगर उसमें ट्विंस जन्म ले लेते हैं तो उनको भी इस नियम के तहत मतलब क्या होगा, LTC मिलेगी। मतलब जो ऊपर के जो नियम देखे वो उन पर लागू नहीं होंगे। तो समझ आ गया है आपको क्या बोलना चाह रहा है नियम। अब इसमें पहला केस देख लिया, अब दूसरा केस देखो। इस नियम के अंतर्गत परिवार में 1 से अधिक पत्नियां को शामिल नहीं किया जाएगा, है ना। 1 से अधिक अगर पत्नियां हैं तो उनको शामिल नहीं किया जाएगा। परंतु यदि किसी सरकारी सेवक की दूसरी किसी सरकारी सेवक की दूसरी विवाह सरकार की पूर्व अनुमति से हुई हो तो दूसरी पत्नी को भी परिवार में शामिल किया जाएगा। पहली चीज तो क्या है, अगर उसकी 1 से अधिक पत्नियां हैं तो उनको शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन एक तरफ क्या बोल दिया है, अगर उसने सरकार की परमिशन ले ली है तो जो दूसरी पत्नी है उसको भी क्या कर लिया जाएगा भैया, परिवार में शामिल कर लिया जाएगा। समझ आ गया है। तो आपसे पूछ लेगा कि अगर उसकी 2 पत्नियां हैं और सरकार की पूर्व अनुमति से उसने विवाह किया है तो परिवार में शामिल है कि नहीं है, तो भैया है। समझ आ गया है। चलो तीसरा इसमें क्या बोला गया है, यह आवश्यक नहीं है कि पत्नी और बच्चे सरकारी सेवक के साथ निवास कर रहे हों, परंतु ऐसे मामलों में यात्रा रियायत केवल वास्तविक दूरी अथवा सरकारी सेवक के मुख्यालय और गृह नगर यात्रा स्थल के बीच की जो दूरी कम हो तक सीमित होगी। देखो मैं आपको 2 चीज़ बता रहा हूँ, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या बोलना चाह रहा है वो, सपोज करना कि एक प्लेस है आपका A और एक प्लेस है आपका B। A पर उसका क्या है, हेडक्वार्टर है ना, और दूसरे पर क्या है, उसका होम टाउन है। एक चीज आपको समझ आ गई है। और एक प्लेस है आपका C जो एनोदर सिटी है, कोई और अदर शहर है। अब इसमें ये बोला गया है कि उसका मुख्यालय और गृहनगर की दूरी सपोज करना 200 किलोमीटर है, और एक जो अदर शहर है जहाँ पर उसके बच्चे रह रहे हैं उसकी दूरी सपोज 100 किलोमीटर है। आपको याद रखना है, मतलब समझना है आपको। तो उसको LTC किस में मिलेगी, जो उसकी वास्तविक दूरी होगी। वास्तविक दूरी तो मतलब आपकी इसमें क्या हो रही है, 200 किलोमीटर हो रही है। तो ऐसा नहीं कि आपको 200 किलोमीटर के पैसे मिल जाएंगे, जो भी इन दोनों कंडीशन में कम होगा उस पर मिलेगी। इसमें कम क्या है आपका 100 किलोमीटर वाला है तो आपको इस पर LTC मिलेगी, इस पर नहीं मिलेगी आपको LTC क्योंकि ये ज़्यादा है ना। तो जो भी दूरी आपकी कम होगी आपको उस पर क्या मिलेगी, LTC मिलेगी। आपको इस चीज़ को याद रखना है। समझ आ गया है। इसको मैं रेज कर दूं। अब हम अगला क्या देख रहे हैं इसमें, एक और इसमें केस है तलाकशुदा, परित्यक्त या पति से अलग या विधवा बहनों के बच्चों को परिवार की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ लेगा कि आपकी विधवा या कोई तलाकशुदा बहन है और उसके बच्चे हैं तो उसको आप परिवार की परिभाषा में शामिल करोगे, तो भैया हम नहीं करेंगे। सिर्फ आपकी बहन को शामिल किया जाएगा, उसके बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। आपको बहुत अच्छे से चीज़ को कान खोल के आपको सुन लो, बहुत महत्वपूर्ण है। सारे जितने मैंने बता दिए हैं, कंफ्यूज हो गए आप, अभी नहीं होगे, जब आप पूरे एक्ट पढ़ लोगे उसके बाद आप कंफ्यूज होने वाले हो, है ना। तो आप अच्छे से एकदम इसको सुनते जाओ, लिखते जाओ, है ना, और याद करते जाओ। तो समझ आ गया है क्या क्या है। तो एक बार हम चारों जो रूल हैं उनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, फिर हम रूल 5 से अपना करने लगेंगे, है ना। तो रूल 1 में हमने क्या देखा था, संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ आवेदन। टोटल 19 नियम है, 21 मई 1988 से फोर्स में आया है। किन पर लागू होगा मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, किन पर लागू नहीं होगा हमने उस चीज़ को भी आपको बता दिया है। कुछ विशेष प्रावधान थे, हमने उन पर भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि किन पर लागू होगा किन पर लागू नहीं होगा।
है ना। कॉन्ट्रैक्ट जो आपके एम्प्लॉय होंगे उन पर क्या कंडीशंस होनी चाहिए, जो आपके रिटायरमेंट एम्प्लॉय होंगे उन पर क्या कंडीशंस होनी चाहिए, हमने सारा कुछ देख लिया है। हमने स्कोप भी देख लिया है कि इस आपको एलटीसी में किन किन को शामिल किया गया है। परिभाषाओं को हमने बहुत अच्छे से देख लिया है कि भारत में कोई स्थान से मतलब क्या है, नियंत्रण अधिकारी से मतलब क्या है, अनुशासनिक प्राधिकारी से मतलब क्या है, परिवार से मतलब क्या है। उसके बाद हमने परिवार को भी डेप्थ में जाके देखा कि परिवार में अगर 2 बच्चे से ज़्यादा हैं तो क्या होगा, कब 2 बच्चे से ज़्यादा चले जाएंगे, कब नहीं चलेंगे। तो हमने सारा कुछ देख लिया है। हमने और भी चीज़ें इसमें देख ली हैं, जैसा कि आपको पता है कि हमने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम जो नियम 5 है हम उसको कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि फिर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी आपकी, फिर आपको समझने में भी प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो आप एक काम कीजिए, अगर आपने इसके नोट्स नहीं बनाए तो आप इसके अब नोट्स भी बना लीजिए और इसको कल की क्लास के पहले एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे आपको जो नियम हम 5 से शुरू करेंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आने लग जाए। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।